हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं वीडियो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ने जा रहे थे, लेकिन अगर उन्हें CSIR नेट JRF करना है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इनऑर्गेनिक और फिज़िकल को प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनकी डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है और आप इनसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दीज थ्री आर द मेन रिक्वेस्टेड टॉपिक। तो कैरुथर की बुक की बात करते हैं। कैरुथर की बुक में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नेमिंग रिएक्शंस भी, रीअरेंजमेंट्स भी और रिएजेंट्स भी। मोस्ट ऑफ द नेमिंग रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स कैरुथर की बुक में कवर हो जाते हैं। और कैरुथर की बुक के अबाउट 500 पेजेस हैं। अगर आप इसे कंप्लीट करने पे आएँ तो अबाउट 1 मंथ, आई थिंक अगर 1 मंथ आपको मिल जाए तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं और बाद में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो ये है। और नेमिंग रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की कुछ लिस्ट है, 50-60 रीअरेंजमेंट्स एंड रिएक्शंस हैं। अगर आप डेली की 2 और 1 भी करते हैं देन आप, और बाकी टॉपिक तो आप करते ही रहेंगे, साथ में ऑर्गेनिक की अगर आप थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा आप इनको दें, ओनली 1 आवर, तो भी आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम अपने सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कैरुथर बुक। ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इस बुक से मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं सच आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे ऐसा रट्टा नहीं मार सकते। कैरुथर की बुक को 500 पेजेस हैं, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप उसको रट्टा नहीं मार सकते। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेंगे टॉपिक, उन्हें समझना पड़ेगा और फिर आप उन्हें याद रख पाएंगे कि कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। हर एक पेज में बहुत सारे कंसेप्ट समझाए गए हैं, उन्हें आपसे समझना पड़ेगा। तो मैं डेली या 2 डेज़ अल्टरनेट डेज पे कैरुथर की एक वीडियो डालूंगी। और अगर आप ये कंटिन्यू चला तो आपका बिफोर सितंबर, अगस्त में ही ऑलमोस्ट कैरुथर की बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कैरुथर की बुक का फर्स्ट चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। So, first chapter of Caruthar is formation of carbon-carbon single bond. Formation of carbon-carbon single bond. Okay, so this is our first chapter. This is our chapter number 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पोर्शन आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स। अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स, सिलाइल इनोल ethers and enemies. So this is our first topic of the chapter. आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करना है और इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन एंड अल्काइलेशन ऑफ, पहला जो पार्ट पढ़ेंगे आप वो ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनोलेट्स क्या होते हैं। तो इनोलेट्स क्या होते हैं, आपने कोई भी एल्डिहाइड मान लो RCH2CO कीटोन है, ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया ये, और इसके साथ बेस का रिएक्शन करवा दिया। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप एक तो -I इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन यहाँ से इस वाले कार्बन से, ये कार्बन अपने एडजेसेंट बॉन्ड से माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, एज वेल एज ये माइनस एम और माइनस आर, दैट इज रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा बाय रेजोनेंस एंड इंडक्शन, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। सो इसके थ्रू करेगा। तो इसके साथ वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जो है, इसको आप ऐसे खोल के लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक एच को आप यहाँ दिखा दो, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, कार्बन इलेक्ट्रॉन अभी ये इस तरीके से पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ विड्रॉ कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन पे, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाता है ड्यू टू पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज टू इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच बेस जो है इसके ऊपर अटैक करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं छोड़ जाता है, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH नेगेटिव चार्ज COR, ओके। तो आपके पास ये जो बना, क्या बना, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन फॉर्मेशन हुआ। अब आप देख सकते हैं ये कार्ब एनायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, ठीक है, और ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। सो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है R नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास बन रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, ये दो एटम्स पे, कभी इस एटम पे कभी इस एटम पे, तो ये डीलोकलाइजेशन है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट क्यों, क्योंकि इनोल का मतलब क्या हुआ, इन एक डबल बॉन्ड होगा और साथ में एक OH वाला ग्रुप होगा, जिसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ओलेट बन जाता है, अगर यहाँ पे H होगा तो ये इनोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनोलेट बन जाते हैं, दिस इज इनोलेट। नाउ तो दिस CH ग्रुप, हम बोल सकते हैं कि दिस CH ग्रुप इज एक्टिवेटेड बाय द CO ग्रुप, ओके। सो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके डिफरेंट एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपके पास NO2 ग्रुप है तो इसका सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग पावर अगर हम देखें, एक्टिवेटिंग पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, एक्टिवेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो NO2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर COR, फिर SO2R, फिर COOR, साइनाइड, देन फिनाइल, ओके। सो ये ऑर्डर है, यानी कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो उसके अल्फा का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और COR लगा है तो उसका सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है, इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, ओके। सो ये हो गया। अब जो आप डिफरेंट बेसिस यूज़ करते हैं, आप इस काम के लिए कौन से बेस यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हो, डिपेंड करता है, आप वीक बेस भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वीक बेस में कुछ आगे, जैसे आपने अमोनिया यूज़ कर लिया, पिरिडिन यूज़ कर लिया, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस में एल्डी यूज़ कर दिया, एट्सेट्रा। अदर बेसिस आर NaOET, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH,
सोडियम कार्बोनेट, ये सारे बेसिस हैं, इनसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हो एज अ बेस सभी को। अब हम बात करते हैं, अगर ये कंपाउंड है, अब आप देख सकते हैं यहाँ दो दो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इस केस में इन दोनों का एक्टिवेटिंग इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा होगा। इस पर जो है ये है अल्फा कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज मोर एसिडिक, ठीक है, ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर इस पर आप इसमें अगर आप वीक बेस भी ले लेते हो, वीक बेस, तो भी ये हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे भी ये काम चल पड़ेगा और ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये इनुलेट बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी, तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा O नेगेटिव OET COOET, ठीक है। सो दिस इज़ द इनुलेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप वीक बेस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो आपने ऊपर केस पढ़ा ये वाला, यहाँ इन दिस केस आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड था। क्यों था स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, एक ही कार्बोनाइल ग्रुप था, ओके। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यूज। डिफरेंट हाइड्रोजन्स की एसिडिटी के बेसिस पे आपने कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज किया है। CH3COH एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड है, इनकी pKa वैल्यू है, इसकी है 5, फिर है CH3COCH2COCH3, ये जो हमने पीछे कंपाउंड लिया था वही है। CH3NO2, इसकी है 10, OET COCH2 COOET, this is 13, CH3OH, this is 16, CH3 thrice OH, this is 19, ओके। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो इनका, ठीक है, और भी हैं कंपाउंड्स, C6H5 COCH3, इसकी pKa वैल्यू है 19, देन CH3CO, ये जो जितने भी मैं एग्जांपल्स लिस्ट दिखा रही हूँ ये सारी pKa वैल्यूज गैरोथर की बुक में मेंशन है। 24, देन देयर इज CH3CN 25, CH3SO2 CH3 दैट इज 31। सो अगर आप इनको कंपेयर करें, अगर आपको इसका फ़ोटो लेना है तो आप ले लो, ठीक है। तो ये एक टेबल कैल्सर की बुक में भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये है CH3। अब आपको पता है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे जितने आपको पता ही, ये रिलेशन ये पता होगा कि जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एज वेल एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, दैट इज एसिडिटी कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जितनी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही हाइड्रोजन की एसिडिटी कम होगी, और जितनी कम pKa वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब जैसे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए pKa वैल्यू से क्लियरली पता लग रहा है। बाकी इन सब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे है, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये है मिथाइलिन ग्रुप,
इसका हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद बनेगा। इसका प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। दो कार्बोनाइल के ग्रुप में ग्रुप्स के कारण इसकी एसिडिटी एसिटिक एसिड से कंपेरेबल है, लेकिन एसिटिक एसिड से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? कार्बन के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ठीक है। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए इतना ज़्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा जितना ऑक्सीजन करता है, तो इसलिए इसकी 9 है। देन नाइट्रो की बात करते हैं। हमें पता है कार्बन दो कार्बोनाइल के बराबर या उससे ज़्यादा, उससे थोड़ी सी कम एक नाइट्रो ग्रुप की होती है। तो अगर आपके पास एक नाइट्रो ग्रुप दिया है और 2 कार्बोनाइल दिए हैं तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा। फिर आप देख सकते हैं इसमें और इसमें अगर आप कंपैरिजन करें, ये एक एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो क्योंकि ये इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप को थोड़े से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कार्बोनाइल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, आपको पता है ये कार्बन पार्शली पॉजिटिव होता है, ये पार्शली नेगेटिव होता है ऑक्सीजन। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। सेम यहाँ पे होगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा, ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये वाला लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिथेनॉल, इसकी 16। फिर हम बात करते हैं, इसमें 3 ग्रुप लगे हैं OH के साथ। ये कैसे हैं? ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, तो आप जैसे देख सकते हैं। ऑल्दो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, पर इन सब के इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 19 आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, इसमें और इसमें, आप बोलोगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसकी एसिडिटी इतनी क्यों है और इसकी इतनी कम क्यों है? तो इसके लिए तो आपको पता ही है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, CH3COOH, और एक तरफ है आपके पास, आपको पता है इस एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा देते हैं। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास एनायन बनता है, यहाँ पर ये एनायन बनेगा, और इसके केस में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे आपके पास ये बनेगा अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो इन दोनों में से जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका कंपाउंड जिससे वो बना है वो उतना ही स्टेबल हो, उतना ही एसिडिक होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, देयर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस वन। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन पर आ रहा है, जिसके कारण ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि यहाँ पे आपको पता है ये कहीं नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे ही रहेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड होने की वजह से ये अनस्टेबल, मतलब लिटिल स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है, इसीलिए ये लेस एसिडिक हुआ। आपको पता ही है कि अल्कोहल्स लेस एसिडिक होते हैं देन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ कंपेयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है ये कीटोन है। अब आपको पता है इसमें और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस हाइड्रोजन की बात हो रही है
कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ओके, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट भी होगा फिनाइल रिंग का। ठीक है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद ये है एस्टर। तो एस्टर हमेशा कीटोन से कम एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन की एसिडिटी हम देख रहे हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ से ये इतना एसिडिक नहीं बन पा रहा क्योंकि इसका इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है वो इसकी वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, तो इतना ये पुल नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये काफ़ी कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्डर हैं। फिर आपके पास ये हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर आपने कंपैरिजन करना हो तो यहाँ देखते हैं, हम सेपरेटली देखते हैं। CH3CO CH3 एसीटोन और CH3। अगर आप सोचें कि इन दोनों में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसके लिए आपको देखना है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करवा देती हूँ किसी बेस की एप्लीकेशन से, बेस को अप्लाई करके, तो आपके पास यहाँ से निकल जाएगा इस प्रोटॉन, कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, और इसके केस में भी इस तरीके से कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों होंगे। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O नेगेटिव CH3 CH2 डबल बॉन्ड S O नेगेटिव, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि इसके केस में तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर ये यहाँ आए, ये यहाँ चला जाए, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। पर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों नहीं है? कार्बन 2p, इस कार्बन जो अपने 2p ऑर्बिटल को यूज़ करता है, सल्फर अपने 3p ऑर्बिटल को यूज़ करता है। ओके, तो यहाँ पर जो ओवरलैप होता है, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जो ओवरलैप है वो पुअर होता है, इसलिए रेजोनेंस इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे 2p है, दोनों कार्बन ही हैं और सेम पीरियड के हैं, तो 2p ओवरलैप होता है, इसलिए ये ज़्यादा गुड रेजोनेंस, इफेक्टिव रेजोनेंस होती है, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक है। एसीटोन ज़्यादा